morning dear student. Today we will discuss ओजोन लेयर डिप्लीशन. और ओजोन लेयर डिप्लीशन ये एयर पोल्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डेफिनेटली एग्जाम में आता है और ये एक इंटरनेशनल इशू है. इंटरनेशनल इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसके बारे में नॉलेज लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम अवेयर होंगे चीज़ों से तो डेफिनेटली हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्वेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं. तो सबसे पहले हम जब ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन जो होता है इट इज़ अ ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन के 3 एटम्स जब ऐड हो जाते हैं तो वो ओजोन कहलाता है. और ओजोन का यदि अपन देखते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये एक तो ब्लू कलर का होता है, दूसरा इरिटेटिंग होता है, थोड़ा सा यदि इसके कांटेक्ट में आते हैं थोड़ा सा इरिटेटिंग भी होता है ये नेचर में, और एक पंजेंट स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल इसकी आती है. ये तो एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है. पर मेन जो अपने को समझना है कि ओजोन का मेन क्या रोल होता है. तो ओजोन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के रखता है, एक अम्ब्रेला बना के रखता है. और उस अम्ब्रेला के कारण, उस प्रोटेक्टिव शील्ड के कारण जो यूवी रेडिएशंस हैं वो हमारी अर्थ पर नहीं पहुंचने पाती हैं और जिसके कारण हमारा पूरा जो हमारा बायोस्फीयर है, पूरा मतलब एक कहना चाहिए कि जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सभी उसी के कारण प्रोटेक्ट है. यदि सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आने लगे तो हमारा जो बायोस्फीयर है, जो बायोम्स है, वो पूरा ब्लास्ट फर्नेस जैसा हो जाएगा. इतना टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा और कोई भी जो है वहाँ पे लाइफ तो पॉसिबल है ही नहीं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं और हमारा जो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है. तो ये सारी चीज़ें जो है जब अपन आंसर में मेंशन करते हैं तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है. तो हम देखेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी ये 4 लेयर्स होती हैं: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. ये 4 हैं. अब इनके हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हाइट में कितना कितना कौन कौन से एरिया कहाँ चलता है. तो जो ट्रोपोस्फीयर होता है वो हमारा अर्थ सरफेस मतलब 0 किलोमीटर टू 11 किलोमीटर, यानी अर्थ से लेकर के 11 किलोमीटर तक हाइट पर यदि हम जाते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर. फिर उसके बाद 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, ये सारे किलोमीटर्स में इनकी वैल्यू है. 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर, 50 के बाद 85 तक मेसोस्फीयर और 85 टू 500 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर वाला रीजन होता है. यहाँ पर गैसेस की जो कॉम्पोजिशन होता है वो बिल्कुल डिफर होता है. अलग अलग एरिया में यदि हम जाते हैं तो अलग अलग जगहों पर एयर का कॉम्पोजिशन भी अलग होता है और टेम्परेचर भी अलग अलग होता है. तो वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपना कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं. मेन हमको बात करना है जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर जो एरिया है उसमें ही सबसे ज्यादा ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है. जो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर वाले एरिया में मिलता है. तो स्ट्रेटोस्फीयर का हमने जो बताया आपको कि 11 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर का एरिया स्ट्रेटोस्फीयर, और ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है 12 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर का पूरा ये जो एरिया जिसमें ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस एरिया को हम बोलते हैं ओजोनोस्फीयर. ओजोनोस्फीयर मतलब ये जो अपने यहाँ पर हम देखेंगे ये 12 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर का जो बेल्ट अपने को दिखाई दे रहा है, ये पूरा रीजन जो है वो हमारा क्या कहलाता है ओजोनोस्फीयर. इसमें ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है. तो यहाँ पर जब ये ओजोन का पूरा ये लेयर अपना बना हुआ रहेगा, अब जब कभी भी सन रेडिएशंस आएंगी तो सन रेडिएशन जब आती है तो यहाँ से आकर के यहाँ पर क्या होता है, जो यूवी रेडिएशंस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और अर्थ तक आ नहीं पाता है, टेम्परेचर भी अपना मेंटेन होता है. ये सारी चीजें जो है वो ओजोन हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड, एक अम्ब्रेला जैसा प्रोवाइड करता है. अब
अब ओजोन का जो फॉर्मेशन है और ये मतलब क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो है ये नॉर्मल तरीके से नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप बनते भी रहते हैं और अपने आप टूटते भी रहते हैं। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को कि यदि अपन अगर ओशन है तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो ऑक्सीजन एटम है अब ये डिवाइड होता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये आपका डिस्ट्रक्शन हुआ और फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होकर के O3 का फॉर्मेशन करता है और वापस से ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। मतलब यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपने आप ऑटोमेटिक बनना और मतलब डिप्लीट होना ये चलता रहता है। बट जब हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू कुछ ऐसी गैसेस जो इवॉल्व होती हैं, अब कैसी कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये मेन दो जो है, इसके अलावा भी सल्फर के ऑक्साइड्स भी हैं, बहुत सारे और हाइड्रोजन्स भी होते हैं, पर मेन जो इसमें अपन मतलब बताते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, ये सारे जो हैं यहाँ पर जब एमिशन इनका ज्यादा होता है तो अब इनका एमिशन हो रहा है, इनका एमिशन हो रहा है, इनका एमिशन हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करना चालू कर देते हैं। तो अब हुआ क्या कि क्रिएशन हो रहा है कम और डिप्लीशन हो रहा है ज्यादा, क्योंकि ये सारी गैसेस जो है वो ओजोन की लेयर को डिप्लीट कर रही है और डिप्लीट करने से हो क्या रहा है कि इसकी जो लेयर होती है वो धीरे 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 खराब होती चली जाती है और उसका जो भी होल जो होता है वो ऐसा और डीप होता चला जाता है, वाइड होता चला जाता है और उसके कारण हमको यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा यदि हम उसमें बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हुए, हमने इनके एमिशंस को बंद नहीं किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पूरे ओजोन की लेयर जो है वो पूरे उसमें होल हो जाएगा और होल होने पर उसके बाद जब यूवी रेडिएशन अर्थ पर आएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, हमारी वेजिटेरियन के लिए भी, हमारी प्रॉपर्टीज के लिए भी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यदि अपन बोलते हैं तो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो अपन देखेंगे। तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला CFCl3, CFCl2 और Cl फ्री रेडिकल में ये ब्रेक डाउन होगा। ये फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव स्पीसीज हो जाती है, ओजोन के ऊपर अटैक करता है, ओजोन को O2 में ब्रेक डाउन करके ClO बना लेता है और ये ClO वापस से फिर ब्रेक होता है, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाती है और फिर यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल बनता है। ये Cl फ्री रेडिकल नेक्स्ट जो दूसरा एटम ऑफ ऑक्सीजन ओजोन जो है उसके ऊपर अटैक करता है। ऐसे क्या करता है कि अटैकिंग ज्यादा हो रहा है, O3 O2 में कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, इस वजह से धीरे 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 उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होकर के एक होल, एक डैमेज जो है उसका लेयर होती चली जाती है और वही आपके लिए मतलब जो ओजोन लेयर डिप्लीशन कहलाता है। और यही अपने को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको अपन को इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें सीखना है। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि CFC जो CFC है इसको सबसे पहले 1930 में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि CFC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये 1930 में इसको जो है वो देखा गया है, इस पे जो है वो इन्वेंट किया, चीज़ों को फोकस्ड हुए कि भाई यहाँ पर ये जो है इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो CFC है। और इसके बाद सबसे पहले जो ओजोन होल जो देखा गया वो 1979 में देखा गया। जो ओजोन होल जो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जब इस पर ऑब्जर्व किया गया ओजोन होल को, तो ये ओजोन होल जो है वो 1979 में सबसे पहले यहाँ पर देखा गया। और यूएस का जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स थे, यूएस के जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स जब उनको देखा गया तो उसमें उन्होंने बोला कि जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, साउथ पोल है, न्यूजीलैंड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, जो पोलार रीजन है, इनमें सबसे ज्यादा ये डिके देखा गया कि भाई ये सबसे ज्यादा फास्ट
फास्ट रेट से इसका डिप्लीशन जो है वो हो रहा है। वहाँ पर एक तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एयर का टर्बुलेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो सारे क्लाइमेट ही वहाँ का ऐसा होता है। तो इसके कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये जो आपका ओजोन होल का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है। तो जो यहाँ पर ओजोन होल का जो डेप्थ देखिएगा सबसे ज़्यादा, तो वो 5.5 किलोमीटर यानी 5.5 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो अभी तक डैमेज हो गया है। और यदि हमने नहीं उस पर बहुत ज़्यादा अगर अवेयर नहीं हुए तो एक समय ऐसा आएगा कि ये होल जब वाइडर होता चला जाएगा, डेप्थ में इसमें जो है डीप होता चला जाएगा, तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आने वाली है। तो अब इस पे और भी हम इसमें हाइपोथेसिस देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हाइपोथेसिस थे जिसके कारण ओजोन होल में डिप्लीशन हुआ। तो उसमें अपने को 3 हाइपोथेसिस पढ़ना है। एक तो हम नाइट्रोजन हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, सल्फर ऑक्साइड्स हाइपोथेसिस पढ़ेंगे और हैलोजेंस हाइपोथेसिस देखेंगे। तो उनके तीनों में रिएक्शंस आप जरूर अपने आंसर में मेंशन करना, उससे आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और इफेक्टिव भी अपना आंसर लगता है। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस देखते हैं। कुछ हाइपोथेसिस है जिसके कारण हमको ये लगता है कि ओजोन का डिप्लीशन जो है वो इस तरीके से कैसे रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिएक्शंस को अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हाइपोथेसिस देखें, जैसे हमको पता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के लिए। तो किस तरीके से रिएक्शन होता है, देखिए जो फ्यूल होता है फॉसिल्स फ्यूल की जब बर्निंग होती है तो उसमें फॉसिल्स फ्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये मेन 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब जब बर्निंग किया हमने तो इनके सबके क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड्स बन जाते हैं। इनके सबके ऑक्साइड्स बन जाते हैं और ये ऑक्साइड्स जो है गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये एमिशन होता है एटमॉस्फेयर में और यही जो है वो ओजोन लेयर के ऊपर अटैक करता है। तो उसमें जो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स में 2 ऑक्साइड्स जो मेन है, जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों अपन पढ़ेंगे। तो ये जब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो ये ओजोन के ऊपर अटैक करके ओजोन को O2 में डिप्लीट कर देता है और खुद क्या है NO2 का फॉर्मेशन कर लेता है। ये NO2 नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन के ऊपर अटैक करेगा और उसको भी O2 में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा वापस से इस पे और भी जो फर्दर रिएक्शंस होती है O2 O में कन्वर्ट हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से फर्दर इसमें जब डिप्लीशन होता है, ओजोन जो है O3 जब O2 में डिप्लीट होता चला जाता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और होल जो है उसका जनरेशन होता चला जाएगा। दूसरा यदि हम सल्फेट की हाइपोथेसिस देखें तो सल्फेट में भी 2 सल्फेट हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं। एक SO3 जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और एक SO2, ये भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो मेन आपके एयर पोल्यूशन को क्रिएट करता है। तो इसका देखिएगा, इसका अगर एक 2 चीजों से कंपेयर करते हैं कि अभी हमने जब ओजोनोस्फीयर को देखा था तो ओजोनोस्फीयर में हमने देखा तो उसमें अपन ने यहाँ पर देखा था कि इसका जो एरिया है, जो किलोमीटर में एरिया है, वो 12 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर था। ये एरिया अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि ये इतना एरिया है ना, अर्थ से 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक ओजोन का एरिया है और बहुत ज्यादा ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। यही ये प्रोटेक्टिव शील्ड अपने को मिलती है। जब हमने सल्फर के ऑक्साइड्स का एक्यूमुलेशन देखा तो मेन जो एक्यूमुलेशन होता है वो होता है 15 किलोमीटर टू 22 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर टू 22 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स का कॉन्सेंट्रेशन है। अब जब सल्फर के ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये दोनों एरिया आप देखिएगा ऑलमोस्ट सिमिलर, मीन्स ये 12 टू 35, ये 15 टू 22, मतलब बीच में यहाँ कहीं पर भी जो है ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, मतलब सेम एल्टीट्यूड पर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। और इसकी वजह से ये सल्फर के ऑक्साइड्स ओजोन पर अटैक करके ओजोन को O2O में कन्वर्ट कर देते। अब O2 को O में कन्वर्ट कर दिया तो धीरे धीरे क्या होता है, डिप्लीशन का रेट जब हाई हो जाता है तो फाइनल रिजल्ट जब निकल कर आता है तो हमें समझ में आता है
तो जो कंप्लीट जो कॉन्सेंट्रेशन था ओजोन का वो कहीं कम हो जाता है, और यही अपन बोलते हैं कि यहाँ पर ओजोन जो है उसके उसमें लेयर में होल आ रहा है। थर्ड है क्लोरीन हाइपोथेसिस। क्लोरीन हाइपोथेसिस क्लोरीन हाइपोथेसिस में वही हमने देखा था आपको कि जितने भी हेलोजेनेटेड कंपाउंड होते हैं सारे के सारे ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें तो सबसे पहले अपन डिस्कस किया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको पहले जैसा ही आपको पूरा एज इट इज लिखना है कि Cl फ्री रेडिकल इसमें से फ्री होता है, CfCl2 का फॉर्मेशन होगा। अब ये Cl फ्री रेडिकल ओजोन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर बना लेगा ClO फॉर्मेशन हो जाएगा, ClO फ्री रेडिकल और Cl, फिर ClO फ्री रेडिकल और O। इस ClO फ्री रेडिकल अगेन ब्रेक डाउन होता है और Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेता है, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन के ऊपर अटैक करके ओजोन को डिप्लीट करता है। इस तरीके से ये तीन हाइपोथेसिस हम तीनों को ही एग्जाम में डिस्कस करके आएंगे और उनके रिएक्शंस को जरूर लिख करके आएंगे ताकि हमको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सके। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो इसके बहुत अच्छे कुछ नोट्स को मैं गूगल ड्राइव पे लेकर के उसके लिंक सेंड करूँगी, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन में ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि जब यूवी रेडिएशंस आती हैं तो यूवी रेडिएशन सीधे सीधे अटैक करते हैं हमारी स्किन पर, और इससे स्किन से रिलेटेड स्किन कैंसर और स्किन से रिलेटेड जो भी आपका ब्राइटनेस है, जो भी आपको एकदम ईचिंग टाइप की हो रही है, बर्निंग जैसा होता है, वो सारा कुछ जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण होगा। उसके अलावा चूँकि ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो जितनी भी एयरबोर्न डिसीजेज जो हैं पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पर जो है इन्फेक्शन, लंग्स कैंसर, ये सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं, तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स डालेगा। इसके बाद फिर जब इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो जब ये यूवी रेडिएशंस आने लगेगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम हमारा जो है वो पूरा डैमेज होने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर जब हाई होगा तो ना तो हमारे प्लांट स्पीसीज प्रॉपर तरीके से अपने को सर्वाइव कर पाएंगे, ना ही एनिमल कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जब टेम्परेचर हाई होगा और जो ये जो आपकी इन्फेक्शियस जो रेज जो होती हैं, जो एकदम डेंजरस होती हैं हमारी लाइफ के लिए, जब वो उस पर पड़ेंगे तो पूरा वेजिटेशन जो है वो हमारा खराब होता है, एनिमल्स भी खराब होते हैं, यानी कुल मिलाकर होल इकोसिस्टम जो है वो डैमेज होने वाला। फिर एनिमल्स के ऊपर भी बहुत अफेक्ट होते हैं। उसमें यहाँ पर एनिमल्स के लिए भी आइस कैंसर तक आने का उसमें मतलब ये रिपोर्ट किए गए हैं। आइस कैंसर, स्किन कैंसर, ये सारी चीज़ें जो है वो एनिमल्स के ऊपर होती हैं। मोर्टेलिटी रेट ऑफ लार्वा, जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनसे हम एंटीबायोटिक ड्रग्स और दूसरी चीज़ें भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर को प्योर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लार्वा भी जो है वो यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होते हैं तो उससे भी यहाँ पर उसका जो मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगा। जब वो उनकी डेथ ज़्यादा होने लगेगी तो हमको एक हेल्पफुल बैक्टीरियाज की ग्रो कराने में भी हमको प्रॉब्लम होगा। फिर रेसेंस टू प्लांट के जितने भी न्यूट्रिशंस हैं सारे के सारे वो जो है निकल जाएंगे, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी खत्म होने वाली है। फिर क्लोरोफिल रिडक्शन और हार्मफुल म्यूटेशन भी होता है, दूसरे तरीके से उनका जो शेप है, साइज है, ग्रोथ है, कुछ अलग तरीके की होने लग जाएगी, उससे प्रॉब्लम होगा। और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल का अमाउंट भी कम हो जाने से प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी और ग्रोथ भी उसका जो है नहीं हो पाने वाली। और सॉइल मॉइस्चर का डिक्रीज हो जाना, क्या होता है, टेम्परेचर हाई होगा, इसकोमीटर से बहुत ज़्यादा वाटर का जो है इवोपरेशन होता है, और जब इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो पूरा वो मॉइस्चर कहाँ से लेगा, सॉइल से लेगा, तो ओवरऑल जो सॉइल का मॉइस्चर है वो भी खत्म होता है। और एक हमारा जिस पर डेजर्ट एरिया जो है हमारा इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा, और ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो अपने को ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण होंगे। अब हम जाते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर जो सोल्यूशन की बात करेंगे हम, कंट्रोल मेजर्स जो हम पढ़ रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के, उसमें सोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अपने को प्रॉब्लम समझ में आया है
वो आया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था वो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में यूज हुआ। तो और जब वो उसका एमिशन हुआ तभी वो आइडेंटिफाई हुआ कि ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर एक जो चार्ट मैं बना रही हूँ, ये चार्ट आप जरूर एग्जाम में बनाकर आइएगा, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। तो इसमें हमने जो ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंसेस का अल्टरनेटिव, कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो क्या अल्टरनेटिव लगाएं उसकी जगह पे। तो वो जो अल्टरनेटिव अब जो इन्वेंट हुए हैं और अब इनकी जगह पर एक सेफ कंपाउंड्स को हमने यूज़ किया है, उससे फिर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो वो अपन देखेंगे, जैसे सबसे पहले रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में यूज़ करते थे हम CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 11। तो अब यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट आप जरूर याद करिएगा, HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन हटा दिया उससे, 1340, HCFC 22, HCFC 141B। और इसका अगर अवेलेबिलिटी देखेंगे कि ये इम्पोर्टेड है, इंडिया में नहीं मिलता, अदर कंट्री से इसको इम्पोर्ट किया जाता है। दूसरा जो फोम्स बनाते हैं, फोम्स में भी हम CFC 11, CFC 12 यूज करते हैं, उसकी जगह पर अब हम CFC 11 की जगह पर मिथाइल क्लोराइड यूज कर सके और CFC 12 की जगह पर HCFC 141B यूज कर सके। मिथाइल क्लोराइड तो इंडिजीनियस है, हमारी कंट्री में मिल जाता, पर ये जो है आपका HCFC 141B ये इम्पोर्टेड है। सॉल्वेंट के फॉर्म में हम CFC 113 यूज करते थे, उसकी जगह से अब यूज करने लगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। एरोसोल्स जो होते हैं, जो इसमें एयर के जो आपके फ्यूम्स वगैरह जो निकलते हैं, एरोसोल का जो यूज करते हैं वो उसमें हम CFC 11, CFC 12 करते थे, उसकी जगह पर अब हम HAP और LPG यूज करते, दोनों इंडिजीनियस है। और फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें हम H1201, H1311 करते थे, उसकी जगह पर हम ABC पावर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, ये भी इंडिजीनियस है। तो इस तरीके से जब आप टेबुलर फॉर्म में पूरा अरेंज करेंगे, उसके सजेशन मतलब उसके अल्टरनेटिव क्या हमने सजेस्ट किए हुए हैं, वो जब आप लिखेंगे तो अपने आंसर को बहुत अच्छा आप फ्लोरिश बना सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप जो है डेफिनेटली मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।